नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज आपके सामने मैं 5वां वीडियो रख रहा हूं जिसमें हम सदिशों के गुणनफल के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सदिशों के डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, शुरुआत करते हैं। जो दूसरा गुणा है अपना वो है सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल, कल पढ़ा था सदिशों का अदिश गुणनफल, आज हम पढ़ेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ेंगे। देखो वही डेफिनेशन इस चीज के अनुसार, जैसे कल पढ़ा था सदिशों का अदिश गुणनफल, उत्तर अदिश राशि आती है, इसमें उत्तर क्या आएगा, सदिश राशि आएगी। मतलब जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल करवाया जाएगा तो उत्तर सदिश राशि प्राप्त होगी। नंबर 2 बात, इस गुणनफल को सदिशों के बीच में क्रॉस द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, क्रॉस लगाएंगे अपने, जैसे मैं उदाहरण देता हूं एक, आपको कल भी बताया था, इसलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज ये एक सदिश है, ठीक है, ये एक सदिश है और ये कोई दूसरा सदिश है, दो सदिश हैं। कल तो हमने इन दोनों के बीच में डॉट लगाया था, लेकिन आज इन दोनों के बीच में लगेगा क्रॉस, इसलिए इसको कहा जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। पहचान आपको पता होनी चाहिए, जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो समझ जाना सदिशों का सदिश गुणनफल की बात हो रही है, और डॉट प्रोडक्ट हो तो समझ जाना सदिशों के अदिश गुणनफल की बात हो रही है। अब इस सदिश का इस सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो उत्तर आपको प्राप्त होगी एक सदिश राशि। क्या प्राप्त होगी, उत्तर एक सदिश राशि। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी क्रॉस किसको बता रहा है, सदिश गुणनफल को करवाया जाता है तो उत्तर एक सदिश राशि आपको प्राप्त होगी। जैसे सपोज ये अपना ए वेक्टर है, देखो इस गुणा में आपको डायरेक्शन का बहुत महत्व रखना है, बहुत ही महत्व होगी डायरेक्शन का, क्योंकि डायरेक्शन ही महत्व, इसमें उत्तर सदिश राशि आती है तो इस सदिश राशि की दिशा बहुत महत्व रखेगी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये मैंने दो सदिश आपको दे दिए, पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है तो रिजल्ट क्या आएगा, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और दोनों के बीच की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। वहां तो था कोस, यहां आता है साइन। और साथ साथ देखो, अब सर कोस आया है और इसमें साइन आता है तो ये चीज तो सब इक्वल ही है, साइन कोस कोई सदिश सदिश राशि नहीं है, ये तो त्रिकोणमितीय फलन है। तो कल यहां कोस आ गया था, ठीक है, आज यहां साइन आया है तो ये तो अदिश राशि है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका उत्तर सदिश आता है, इसलिए इसको एक एकांक सदिश से गुणा करवाना पड़ता है। और वो एकांक सदिश मैंने मेरी मर्जी से एन कैप लगा दिया। क्या लगा दिया, एन कैप। ये एन कैप मैंने एक व्यापक रूप से एक यूज लिया है। एन कैप क्या है, एकांक सदिश है, इसकी दिशा के बारे में बताऊंगा। तो एन कैप लगाते ही ये अब पूरा मामला सदिश बन चुका है, एकांक सदिश इस पूरे को सदिश में कन्वर्ट कर देगा तो उत्तर आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल, इसका परिमाण ए, इसका परिमाण बी, साइन थीटा और गुणा में क्या पड़ा है, एन कैप। ये होगा दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट। और जहां ये जो एन कैप है ना, ध्यान रखना बेटा, एन कैप के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये एन कैप ध्यान रखना, ए सदिश और बी सदिश, ए सदिश व बी सदिश से बने तल के लंबवत, बने तल के लंबवत इकाई सदिश है। तल के लंबवत क्या है, इकाई सदिश है। यानी ए और बी जो है ना, वो उसका जो तल बना हुआ है, जैसे ए और बी का तल ये बोर्ड बन गया, अब इस बोर्ड के लंबवत इकाई सदिश ये होगा इकाई सदिश। अब सर लंबवत तो ये बाहर की ओर भी हो सकता है, अंदर की ओर भी हो सकता है, तो एन कैप की डायरेक्शन लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर दोनों तरफ हो सकती है, लंबवत होगा, बस ध्यान ही रखना है। और इसकी दिशा तल के लंबवत होगी, बाहर भी हो सकती है और अंदर की ओर। सर पता कैसे चलेगी इसकी दिशा, तो इसकी दिशा का पता लगाने के लिए आपको इसकी दिशा दक्षिणावर्त पेच नियम से ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, जो पेच नियम होता है ना, उस पेच नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त पेच नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अब दक्षिणावर्त पेच नियम क्या होता है, जैसे हम पेच को घुमाते हैं तो पेच एक तो घुमाते हैं तो पेच खुलकर बाहर आता है, एक पेच अंदर की ओर जाता है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप इसको घुमा कैसे रहे हो। जैसे सपोज आपको मैंने कह दिया A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B, A क्रॉस B के लिए मैं बात करूं, ठीक है। अब देखो इसमें समझना थोड़ा सा, A क्रॉस B, देखो ये A रहा, ये B रहा। सबसे बड़ी बात ये सदिश है, इसलिए इसमें क्रम बहुत महत्व रखेगा। पहले A है तो A की बात करना, बाद में B है तो B की बात करना। अब आप एक काम करो, एक पेच ले और उस पेच को यहां रख दो, इन दोनों के कटान बिंदु पर रख दिया। अब इस पेच को यहां रखकर सबसे पहले क्या करा है, A से B, तो A से B की ओर घुमाओ। जब A से B की ओर घुमाओगे, यानी ये कंडीशन कुछ ऐसी है, सपोज ये अपना A वेक्टर है और ये अपना B वेक्टर है। अब कंडीशन ये कह रहा है कि आपको A से B घुमाना है पेज को, A क्रॉस B, इसका मतलब A से B। अब आप एक काम करो, ये पेज यहां रखकर उसको A से B की ओर घुमाओ। जब A से B की ओर घुमाओगे तो ऐसे घुमाओगे, ऐसे A से B, A से B। जब ऐसे पेच घुमाया जाता है ना, तो कोई भी पेच होता है, ऐसे पेच जब घुमाते हैं हम, जब अपने नॉर्मल घर में देखते हैं पेचकस होता है, पेचकस क्या करता है, पेच को टाइट या लूज करने का काम करता है। उस पेचकस को कोई भी पेच होता है, ठीक है, उस पेचकस से पेच खोलते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी A से B घुमा रहा हूं मैं तो यहाँ, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा पेच खुलता है। और जब पेज खुलता है ना, ऐसी कंडीशन में कोई भी चीज हो आप देख लेना, ऐसी सिचुएशन में पेज हमेशा खुलेगा। और जब कोई चीज खुलेगी तो खुलकर कहाँ आएगी, वो बाहर आएगी। तो इस कंडीशन में A क्रॉस B का मतलब होगा तल के लंबवत, तल के लंबवत डायरेक्शन क्या होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर डायरेक्शन होगी। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये याद रहे। अब अगर आपको कह देगी सर उल्टा कर दो इसको, B क्रॉस A करो, इसके लिए बताओ क्या आएगी डायरेक्शन। चलिए पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ये हो गया अपना A, सेम सिचुएशन, ये हो गया अपना B। अब कंडीशन ये कह रही है आपको B से A की ओर घुमाना है, पेच ऐसे घुमाना है B से A की ओर। अब आप पेच यहां रख दो, पेच यहां रखकर उसको B से A की ओर घुमाओ। जब B से A की ओर आप पेच घुमाओगे, दिखाई दे रहा होगा ये चीज, B से A की ओर पेच घुमाओगे, ऐसे पेच घुमाओगे, ऐसे B से A की ओर। जब ऐसे पेच घुमाया जाता है ना, तो ऐसे हमेशा पेच टाइट होता है, कसा जाता है। और जब पेच टाइट हो जाता है तो वो पेच अंदर की ओर जाता है। तो उस दौरान मैं कहूंगा कि इसकी दिशा हो जाएगी तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। अब देखो आपने क्या चीज नोट की, आपने ये चीज नोट की होगी कि A क्रॉस B की दिशा तो बाहर की ओर है और B क्रॉस A की दिशा आ रही है अंदर की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर A क्रॉस B को अगर B क्रॉस A लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी, हालांकि उत्तर तो यही आएगा, गुणा करवाते हैं तो गुणा का रिजल्ट तो वही आता है, रिजल्ट तो वही रहेगा। लेकिन सर यहाँ डायरेक्शन का महत्व है, क्योंकि सदिश गुणा करवा रहे हैं और उत्तर सदिश राशि आएगी और सदिश राशि में दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप A क्रॉस B को B क्रॉस A लिख देते हो तो रिजल्ट तो वही रहना है, उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तर की दिशा गड़बड़ हो जाएगी। इसकी दिशा तो बाहर की ओर है, इसकी दिशा कहाँ है, अंदर की ओर है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में एक दो पॉइंट्स है वो मैं लिखाऊंगा, नोट करवाऊंगा, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखो इसकी दिशा A क्रॉस B और B क्रॉस A की बात चल रही थी, तो डायरेक्शन में अंतर आ गया। तो मैं ये लिखूंगा कि सर A क्रॉस B और B क्रॉस A अगर मैं बराबर लिखना चाहूं तो शायद मैं नहीं लिख सकता। एक शर्त में लिख सकता हूं, इसका परिमाण ले लो और इसका परिमाण ले लो, अब तो बराबर है। परिमाण लेने का मतलब मैंने दिशा हटा दी, A क्रॉस B की दिशा हटा दो और B क्रॉस A की दिशा हटा दो तो वैल्यू बराबर आएगी। लेकिन अगर परिमाण नए लिया जाए, सर परिमाण नए ले तो A क्रॉस B क्या B क्रॉस A के बराबर है? अगर हम परिमाण नए ले तो बताओ क्या ये बराबर है? तो मैं कहूंगा इनकी वैल्यू तो बराबर है, लेकिन अब अगर आप वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात कर रहे हो तो बेटा इनकी डायरेक्शन बराबर नहीं है, इसकी बाहर की ओर है, इसकी अंदर की ओर है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। इसकी तो बाहर आ रही है, इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन आने के कारण यहां पर चिन्ह लगता है माइनस का। किसका चिन्ह लगता है? माइनस का। समझ जाओगे बात मेरी। अब ये माइनस किसको बता रहा है?
माइनस इस बात को बता रहा है कि ए क्रॉस बी की जो दिशा है, बी क्रॉस ए की दिशा उसके जस्ट अपोजिट है, विपरीत दिशा में है। और मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी कि सदिशों में प्लस माइनस का चिन्ह दिशा या उसकी नेचर वगैरह इस चीज को बताएगा। तो ये दिशा को ही बता रहा है कि ए क्रॉस बी की जो दिशा है, बी क्रॉस ए की दिशा उसके जस्ट अपोजिट है। यहाँ माइनस का चिन्ह का मतलब ये नहीं है कि ये ऋणात्मक मान आया है, क्योंकि ये सदिश राशि है। सदिश में प्लस माइनस का चिन्ह किसको बताता है? दिशा को बताता है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा कि क्रम विनिमय की पालना नहीं होती है। क्रम विनिमय की पालना नहीं होती है। हो रही है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने क्रम बदला, क्रम बदलते माइनस का चिन्ह आ गया। ऐसा मैं नहीं कर सकता। वैल्यू बराबर आएगी, वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। एक को बी से गुणा करा दो, बी को ए से गुणा करा दो, उत्तर तो बराबर आना है, लेकिन डायरेक्शन इनकी अलग अलग आएगी। अब इस प्रकार मैं इनके एकांक सदिश का गुणा कराऊं, जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अभी मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अभी जैसे आप लोगों को पता है कि आई कैप, जे कैप और के कैप, इस प्रकार तीन एकांक सदिश होते हैं। जैसे मान लो ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये क्या है? के कैप है। अब इनका गुणा करवाएं। सबसे पहले आई को आई से गुणा करवाओ। ठीक है, आई को आई से। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाना पहले इसको। ठीक है, कैसे? चलो बता भी देता हूं। आई कैप का परिमाण, फिर आई कैप का परिमाण, फिर साइन 0 और गुणा में आता है एन कैप। एन कैप ही तो आता है, क्योंकि आई और आई के बीच का कोण 0। साइन 0 का मान, सर साइन 0 का मान तो 0 होता है। साइन 0 का मान 0 है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू 0 आएगी। इसी प्रकार जे कैप को जे कैप से गुणा करा दो, 0 आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, और के क्रॉस की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, ये चीज आप समझ जाओगे। अब मैं इनका आपस में गुणा करवा रहा हूं, आई को जे से एक दूसरे के साथ साथ गुणा करा रहा हूं। जैसे आपको कोई कह दे कि सर आई क्रॉस जे बताओ कितना आएगा, तो आप क्या लिखोगे? आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण, और आई और जे के बीच का कोण कितना है? सर आई और जे के बीच का कोण तो 90 है, तो साइन 90 डिग्री और गुणा में आएगा एन कैप। अब एन कैप क्या चीज है? एन कैप तल के लंबवत एकांक सदिश है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, साइन 90 का मान 1, पढ़ा है हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास के अंदर ये चीज पढ़ी है, और गुणा में आ रहा है एन कैप। देखो बेटा, आई क्रॉस जे बराबर, ये वैल्यू बची है एन कैप बची है। क्या बची है? एन कैप। यानी आई को जे से गुणा कराओगे तो उत्तर एन कैप आएगा। अब एन कैप क्या चीज है? ध्यान से सुनना। एन कैप क्या चीज है वो चीज समझो। एन कैप तल के लंबवत एकांक सदिश है। अब आपको पता है कि आई और जे और के तीनों आपस में लंबवत होते हैं, तो आई और जे से जो बना हुआ तल है इसके लंबवत एकांक सदिश तो के कैप आएगा। क्या आएगा? के कैप। तो ये के कैप यहां पर एन कैप की जगह रख सकते हो, तो आप उत्तर लिख सकते हो कि सर आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है? के कैप होता है। आई को जे से गुणा कराओ तो क्या आएगा? के कैप आएगा। और इसका उल्टा करोगे, लिख सकता हूं ना मैं इसको, एन कैप को उल्टा करोगे, यानी जे को आई से गुणा कराओगे तो उत्तर तो के कैप ही आएगा, लेकिन किस में आएगा? माइनस में आएगा। जे क्रॉस आई क्या आएगा? माइनस के कैप आएगा। ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। आई को जे से कराओगे गुणा के कैप, और उल्टा गुणा कर दोगे, जे क्रॉस आई कर दोगे तो माइनस के कैप। ठीक है, इसके लिए एक तरीका ये बताया जाता है, जैसे शॉर्ट में याद करने का तरीका, आई को ये डायरेक्शन याद कर लो, बस आप ये डायरेक्शन याद कर लो। जैसे सर आई को जे से गुणा कराया, उत्तर आ गया के कैप। जे को के से गुणा कराओ, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, उत्तर आएगा आई कैप। ठीक है, जे क्रॉस के उत्तर क्या आएगा? आई कैप। उल्टा लिख दो, इसका उल्टा लिखो, और के क्रॉस जे कितना आएगा? माइनस आई कैप। समझ जाओगे बात मेरी? इस प्रकार याद रख सकते हो। और अगर के को इस क्रम से चलोगे तो बता रहा हूं मैं, उल्टा करते ही देखो ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर के को आई से गुणा करोगे, यानी के क्रॉस आई कैप, उत्तर आएगा जे कैप।
के को किससे गुणा करोगे, आई से, उत्तर आएगा जे कैप। उल्टा कर दो और आई कैप को के कैप से गुणा करा दोगे, उत्तर आएगा माइनस का जे कैप। इस प्रकार आप ये प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इनको नोट करो और इनको याद करना है वो अच्छी तरीके से। ठीक है, एक दो मैंने प्रूफ करके बता दिए, बाकी आप इनको लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए इनका, फिर इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम यहां समाप्त करेंगे। चलो अब देख लेते हैं घटकों के रूप में इनका गुणा और देख लेते हैं अपने। ठीक है, घटकों के रूप में जैसे डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था ना, वैसे ही घटकों के रूप में गुणा देखें तो आपको मैंने दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर वही ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और बी के रूप में बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप के रूप में। ठीक है, तो आपको घटकों के रूप में इनका प्रोडक्ट करवाना है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, क्रॉस बी के रूप में क्या आएगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब वही कंडीशन, सर इसको कैसे हल करें, इसका कोई शॉर्ट तरीका, देखो इसका शॉर्ट लॉन्ग जो भी मेथड है वो एक ही है। या तो आप इनका गुणा कराओ, आई क्रॉस जे वगैरह वगैरह वो सब यूज में लो और सोल्व करो, या फिर इसका एक छोटा तरीका होता है सारणिक मेथड, गणित के अंदर पढ़ते हैं और पढ़ा भी होगा, 11वीं क्लास में आ भी जाता है। इसमें क्या करो, आई कैप लिखो, जे कैप लिखो और के कैप लिखो, क्योंकि इन तीनों के गुणांक है। सबसे पहले ए है तो ए की बारी लो, इसका गुणांक ए एक्स, जे कैप का गुणांक ए वाई, इसका गुणांक ए जेड। अब बी का आई कैप का गुणांक बी एक्स, बी वाई और बी जेड, इससे छोटा और कोई तरीका नहीं बेटा। अब इसको सोल्व करना अपने को, बताओ सारणिक को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आई कैप का गुणांक ले लो, ले लिया। आई कैप का गुणांक लेकर क्या पढ़ते हैं अपने मैथ्स के अंदर कि याद रखना बेटा अच्छी तरीके से, आई कैप का गुणांक लेते हैं, क्या पढ़ते हैं इसमें, आई कैप का गुणांक लेते हैं तो इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपा देते हैं। पंक्ति और स्तंभ ये हैं, तो पंक्ति ये छुपा दी, स्तंभ ये छुपा दिया। जो आई कैप जिस लाइन में है ना, वो लाइन जो भी आड़ी टेढ़ी लाइन है उनको छुपा दो, ये लाइन छुपा दो, ये लाइन छुपा दो, छुपा दी मैंने लाइन। तो यहाँ बचा ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, इनका तिरछा गुणा करके घटा दो। कैसे, ये तो छुपा दिया तो ये बच गया ए वाई बी जेड, इनका गुणा करा दिया, माइनस का चिन्ह ए जेड बी वाई। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इनको याद भी कर लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप इस प्रकार का मेथड यूज में लेकर उनको याद कर लेते हो और फिर उनसे उन पे डिपेंड जो भी क्वेश्चन करते हो तो वो आप जैसे मर्जी आए वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब बात करता हूँ जे कैप, मैंने यहाँ जे कैप लिख दिया। ठीक है, सर चिन्ह किसका लगाएं, तो वैसे तो नियम तो अलग होता है, मैं नियम की चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। पहला पॉजिटिव लेना है पद, मैंने पॉजिटिव ले लिया आई कैप वाला। जे कैप वाला नेगेटिव लेना है, जे कैप वाला क्या लेना है, नेगेटिव पद लेना है, और फिर के कैप आएगा, फिर आगे क्या आएगा के कैप, वो पद आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आपको पद लेने हैं, आई कैप वाला पॉजिटिव, जे कैप वाला नेगेटिव, के कैप वाला पॉजिटिव। सर कैसे आता है वो अभी चर्चा नहीं करेंगे अपने, ठीक है, वो मैथ्स की बातें हैं, लेकिन आप इतना याद रखो, ये पॉजिटिव लेना है पद, ये पद नेगेटिव लेना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना बीच में, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देना। अब देखो क्या जे कैप आ गया ना, अब जे कैप वाली पंक्ति ये पंक्ति हो गई और ये स्तंभ कहलाता है, ये स्तंभ होता है, तो पंक्ति और स्तंभ छुपा दो, छुपा दिया ना मैंने पंक्ति और स्तंभ, ये छुपा दिया। जैसे ये छुपाया तो आपको क्या नजर आ रहा है, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, इनका वैसे ही गुणा कराओ, ए एक्स बी जेड क्या आया सर, ए एक्स बी जेड, फिर माइनस का चिन्ह ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स। ठीक है, ये इनका गुणा हो गया। अब बात करते हैं के कैप वाली, तो के कैप में क्या करोगे आप बताओ, के कैप में पंक्ति और स्तंभ छुपा दो, ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गई, छुपा दिया मैंने, क्या नजर आ रहा है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, गुणा करा दो, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस का चिन्ह ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, ये आ गया इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है,
ऐसे याद करना है बेटा, इन चीज़ों को नोट करो इनको। और यहाँ पर मैं ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको समाप्त करूँगा। यहाँ पर सदिश से संबंधित ये सारी बातें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा सदिश से संबंधित मैं और कोई बात आपको नहीं बताऊँगा। जितनी बातें मैंने बतानी थी वो सारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दी। इनके अलावा आपको सदिशों के बारे में नॉर्मल जानकारी जो थी वो मैंने बता दी है। तो बाकी और कोई थोड़ी बहुत कोई बात रहेगी तो वो आगे अपने देखेंगे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी, पसंद भी आ रही होंगी कि ये चीज़ें अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, करना है। आप नोट्स वगैरह चेक करके देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको लिखनी है, ताकि आपको बार बार ये जब पढ़ो तो आपके सामने आए और आप इनको अच्छी तरीके से इनमें ट्रेंड हो जाओ बेटा। चलिए अब मैं बात करता हूँ कुछ और प्रॉपर्टीज़ की। देखो सबसे पहले हमने विमा पढ़ी थी शुरुआत में, ठीक है। 1-2 दिन पहले जब हमने मैटर स्टार्ट किया था तो विमा के बारे में पढ़ा। विमा के बाद में हमने सदिशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली। अब मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा मिनट, क्योंकि ऐसे अगर हम ज़्यादा चलते जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा बनेंगे तो फिर वही बात है, बेसिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेन सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ एक जो मेन जो जैसे कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र है, ठीक है, कुछ अवकलन समाकलन के सूत्र हैं, वो मेन सूत्र है वो आप नोट कर लेना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बाकी मैं कुछ सूत्र यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ, वो चीज़ भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ गणित के महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो भी मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ। कुछ गणितीय सूत्र लिख लो, कुछ गणितीय सूत्र, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले मैं अवकलन के सूत्र लिखा देता हूं। पहले अवकलन और समाकलन के सूत्र लिख लो। अवकलन के सूत्र मैं सिर्फ सूत्र लिखाऊंगा बेटा, और उसके इधर लिख लेना आप लोग समाकलन के सूत्र। जो अपने काम आएंगे वो चीज़ लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस आपको करनी है, बार बार कह रहा हूं। सिर्फ अवकलन वाला जो पार्ट्स है उसको ऐसे लिखेंगे जैसे d/dx, ठीक है। और जैसे मैंने कह दिया x की पावर n का अवकलन करो तो उत्तर आ जाएगा n x की पावर n-1, ठीक है। नंबर 2, अगर कोई कांस्टेंट राशि है, जैसे मैंने x के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है अवकलन में, कोई भी अगर कांस्टेंट राशि है तो कांस्टेंट राशि का अवकलन हमेशा 0 होगा, ठीक है। नंबर 3 बात, अगर आपको कह दें कि साइन का अवकलन करो, साइन x, तो साइन का अवकलन कोस होगा। और अगर आपको कोई कह दे कि कोस का अवकलन करो तो कोस का अवकलन होगा माइनस साइन, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है आपको इतने ही याद रखने, ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इतना नोट कीजिए आप लोग पहले। और समाकलन की बात करते हैं तो हाँ, एक सूत्र भी वो लिख लो आप लोग, d/dx 1/x का अवकलन, ठीक है। 1/x का याद रखना बेटा, 1/x का अवकलन करोगे ना, वैसे आप इस सूत्र से हल करोगे ना तो यहाँ पर आता है x की घात -1 आती है, तो वैसे डायरेक्ट याद रखना 1/x का अवकलन होता है -1/x², ठीक है। कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए, और वैसे इसको सोल्व भी कर सकते हो आप चाहो तो इसको इसका उदाहरण समझ सकते हो। x की घात कितनी होगी, यहाँ ऊपर लाएंगे तो -1 होगी, x की घात -1 होगी तो बन जाएगा -1, x की घात -1 और -1, तो -1/x² आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इधर मैं इसी के बराबर में मैं आपको वो सूत्र भी बता देता हूँ समाकलन वाले। नंबर 1, समाकलन में ऐसे लिखा जाएगा, x की पावर n dx का समाकलन होगा x की पावर n+1/n+1 होता है, ठीक है। नंबर 2, आपको समाकलन कांस्टेंट का समाकलन करना पड़ जाए कि सर कांस्टेंट का समाकलन कीजिए, ठीक है। तो उत्तर आएगा आपका कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट रह जाएगा और इसका समाकलन हो जाएगा ये dx होता है ना, अकेला dx से, ठीक है। यहाँ बता देता हूँ, अकेले dx का समाकलन x होता है। अकेले dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। तो कांस्टेंट पड़ा है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, यहाँ अंदर बच जाएगा dx और dx का समाकलन हो जाएगा x से। उसके बाद समाकलन वाला मैटर उल्टा होता है, जैसे साइन का अवकलन कोस होता है तो उसका उल्टा कर दो, ठीक है। उल्टा करने का मतलब, अगर आपको कोई कहे कि साइन का समाकलन करो
तो साइन का समाकलन, देखो इधर ध्यान दो, साइन का देखो कोस का अवकलन साइन होता है, उल्टा कर दो, साइन का समाकलन करोगे तो उत्तर आएगा कोस, यानी और माइनस की जगह माइनस पड़ा है, माइनस कोस एक्स। ठीक है, साइन का कोस होता है तो कोस का समाकलन सर कोस एक्स का समाकलन कोस का साइन हो जाएगा। समझ जाओगे बात मेरी, जैसे साइन का अवकलन कोस तो कोस का समाकलन साइन, कोस का अवकलन माइनस साइन तो साइन का समाकलन माइनस कोस, और माइनस इधर लगा देंगे अपने तो ये चीज भी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज नोट करना आप लोग अच्छी तरीके से। इसके अलावा एक दो प्रॉपर्टीज और हैं वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। फिर एक दो सूत्र अपने और लिख लेते हैं इसके अंदर। पांच सूत्र हो गए ना, मेन 5 सूत्र, इसके 4 हो गए और इसके 5 हो गए। वो 5वां तो मैंने बना दिया, बाकी आप समझ सकते हो, आसान सी चीज है वो। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें सूत्र याद रखना है dx log x का अवकलन। सर log x का अवकलन क्या होता है? log x का अवकलन होगा 1/x। ठीक है, log x का अवकलन क्या होगा? 1/x होगा, और इधर इसका उल्टा कर दो, इधर 5 है ना, 1/x का समाकलन log x होगा। 1/x का समाकलन क्या होगा? log x होगा। ठीक है, इसके अलावा इधर 7वां सूत्र में ये लिख देता हूं, अगर आपको e की पावर x मिल जाए, e की पावर x, तो उसका अवकलन e की पावर x ही होता है, और इधर e की पावर x का समाकलन करेंगे तो भी उत्तर e की पावर x आएगा। हालांकि समाकलन में कांस्टेंट भी आता है, वो कांस्टेंट हम नहीं लगा रहे हैं, सीधा सूत्र लिख रहे हैं। ये मेन सूत्र है मेरे हिसाब से। अवकलन में एक सूत्र वो और याद कर लेना आप लोग, dx u इंटू वी वाला। सर u इंटू वी का मतलब u और v कोई दो फंक्शन है। ठीक है, इसकी जगह कोई दो फंक्शन एक साथ आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में u को कांस्टेंट रखो, v का अवकलन कर दो, और v को कांस्टेंट रखो, u का अवकलन कर दो। ये इसका सूत्र होता है। और समाकलन में ये आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाकलन में प्रतिस्थापन विधियां, बहुत सारी विधियां होती है समाकलन के अंदर, तो समाकलन के अंदर हम ऐसा कोई सूत्र नहीं बनाएंगे, समाकलन के अंदर ये सारी चीज़ें चलती जाएगी। बस इतने ही आपको बेसिक सूत्र याद रखने हैं। वैसे तो सूत्र बहुत है, इनके 25-30 सूत्र हैं, लेकिन सारे अपने को नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि वो गणित वाले बच्चे तो गणित में पढ़ लेंगे, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको बेसिकली इतने सूत्र आपको याद होने चाहिए बेटा। इनको चाहे आप रट्टा लगा लो, चाहे इनको समझ लो, कैसे भी याद करो, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ के चलना है। ठीक है, चलिए, ये गणित के कुछ महत्वपूर्ण अवकलन समाकलन के सूत्र हो गए। उसके बाद हम त्रिकोणमितीय सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। अवकलन समाकलन सूत्र के बाद हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय सूत्र। त्रिकोणमितीय सूत्र ज़्यादा नहीं, वैसे तो कक्षा 10 में आ जाते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी जो 10वीं क्लास के सूत्र हैं उनके अलावा आपको 2-3 सूत्र याद रखने। एक तो याद रखो साइन a प्लस b का सूत्र, ठीक है, जिसका रिजल्ट होगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। समझ जाओगे बात मेरी? जब साइन a प्लस बी की बात आए तो ये सूत्र याद रखना है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अगर यहाँ साइन a माइनस b आ जाता है तो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना। साइन a माइनस b का सूत्र हो जाएगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। और जब 11वीं क्लास के दौरान पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं तो उनमें ये सूत्र पढ़ाए भी जाते हैं। ठीक है, सिलेबस का हिस्सा भी माना जाता है इनको। फिर बात करते हैं कोस a प्लस बी के सूत्र की। सर कोस a प्लस बी का सूत्र क्या होगा? तो उसका सूत्र होगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ये चीज याद रखनी है कि कोस के अंदर a प्लस बी का सूत्र लगाएं तो बीच में अगर प्लस हो तो यहां माइनस आएगा, और यहां अगर माइनस हो बीच में तो यहां प्लस आ जाएगा। समझ गए बात मेरी? अब कुछ सूत्र मैं मेरी तरफ से भी बताऊंगा, चाहे वो अपनी तरफ से शॉर्ट हिंट मान लेना या कुछ मेथड मान लेना कि सर ये आपने याद करने का तरीका बताया। ये चीज तो आपको पक्का याद करनी है, इसके अलावा ज्यादा नहीं। ठीक है, वैसे सूत्र बहुत है बेटा, लेकिन ज्यादा नहीं, आपको इतना याद रखना है। एक साइन 2a का सूत्र याद रखना है, 2 साइन a कोस a। ठीक है, और एक आपको सूत्र याद रखना है कोस 2a का। इसके 3 सूत्र होते हैं, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर, एक होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर ए, ये इसके 3 सूत्र होते हैं, ठीक है। अब तीनों में से ज्यादा यूज में कौन से आते हैं अपनी फिजिक्स के अंदर, ये आएंगे। जैसे अपने एक प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें 1-2 जगह ये सूत्र काम में आएंगे, ज्यादा नहीं, वैसे 1-2 जगह काम में आएंगे, ठीक है। चलिए 5वां सूत्र में, इसमें और कोई एक आधा बचेगा तो वैसे याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। यदि थीटा यानी कोण, थीटा का मान अति अल्प है, थीटा का मान क्या है, अति अल्प है, तो ध्यान रखना साइन थीटा, देखो साइन थीटा की वैल्यू थीटा होगी, टेन थीटा की वैल्यू भी थीटा होगी। अगर आपको कोई कह दे कि कोण बहुत छोटा है तो साइन थीटा की जगह आप थीटा यूज में ले सकते हो, टेन थीटा की जगह आप थीटा ले सकते हो। और रही बात कोस की, अगर कोण छोटा हो तो कोस थीटा की जगह आपको लिखना पड़ेगा 1। बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, कोस थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये चीज भी लिखो, इसमें नोट करो, छठी, अगर मान लो आपको कोई कह दे साइन माइनस थीटा, तो आप उसको लिखोगे माइनस साइन थीटा। भाई एंगल माइनस में हो तो उसको ऐसा लिख सकते हो, टेन माइनस थीटा तो उसको लिखोगे माइनस टेन थीटा। और अगर आपको कोई कह दे कि कोस माइनस थीटा तो इसको लिखना आपको सिर्फ कोस थीटा, इसको सिर्फ क्या लिखना आपको, कोस थीटा लिखना है, ठीक है, क्योंकि कोस पे प्लस माइनस का कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा ज़्यादा तो मुझे और सूत्र याद नहीं आ रहे, क्योंकि जो जैसे जैसे, क्योंकि मैं वो लिखा रहा हूँ जो अपने को डेरिवेशन में कहीं पर चलते डेरिवेशन में अचानक यूज में लेना पड़ जाए, तो वो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ। वैसे मैं कोई गणित को ध्यान में रख कर ये सूत्र नहीं लिखा रहा, बता देना चाहूँगा बेटा, मैं फिजिक्स के हिसाब से सूत्र लिखा रहा हूँ। इनको याद कर लो आप अच्छी तरीके से, इनको चाहे कैसे भी याद करो, इनको अच्छी तरीके से मतलब इनको रटा लगा लो। इसके अलावा इसमें कुछ और सूत्र भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक ध्यान रखना, आपको औसत निकालना पड़ेगा, औसत मान, जैसे ज्यादा नहीं, जैसे साइन का औसत निकाल लिया सर, साइन थीटा का औसत, ये औसत का चिन्ह होता है, न बड़ा न छोटा, औसत का चिन्ह। इसी प्रकार आपको कोस थीटा का औसत निकालना पड़ जाए, ठीक है, अकेला साइन हो और अकेला कोस हो, इनका औसत निकालना पड़ जाए तो इनका औसत मान आता है 0। कितना आएगा इसका औसत मान, 0। साइन का औसत 0, कोस का औसत 0, चाहे साइन औसत थीटा कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो यहाँ पर, जैसे यहाँ साइन थीटा कोस थीटा लिखा है, अगर ऐसा आ जाए साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, नो टेंशन, रिजल्ट 0। औसत मान, औसत मान पूछेगा, औसत क्या होता है, एक पूरे चक्कर के लिए औसत पूछेगा, साइन या कोस, साइन कोस के नहीं पूछेगा, वो कोई सिचुएशन होगी उसके लिए अपने औसत निकालना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर साइन स्क्वायर थीटा आ जाए या कोस स्क्वायर थीटा आ जाए, साइन स्क्वायर का औसत हो चाहे कोस स्क्वायर का औसत हो, उत्तर आएगा 1/2, 1/2 उत्तर आता है। सर थीटा चेंज कर दूं तो कर दो, साइन स्क्वायर 2 थीटा ले लो, ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा भी ले सकते हो, यहां चाहे कोस स्क्वायर थीटा कुछ भी हो 2 थीटा ले लो, उसका मान भी कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। ये औसत मान के संबंध में 1-2 पॉइंट है, साइन का औसत या कोस का औसत 0, थीटा कुछ भी हो, साइन 2 थीटा हो, साइन x हो, कोस x हो, 0 आएगा औसत। लेकिन अगर स्क्वायर आ जाए तो औसत इनका कितना होगा, 1/2 होगा। ये चीजें नोट कीजिए, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ पॉइंट्स वगैरह जो आते जाएंगे वो अपने साथ साथ पढ़ लेंगे, लेकिन मेन जो सूत्र है वो मैंने आपको यहां नोट करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब त्रिकोणमितीय सूत्र के अलावा कुछ मैं आपको सूत्र लिखा देता हूं, लघु गुणकीय सूत्र, ठीक है। लघु गुणकीय सूत्र, लोग वाले जो सूत्र होते हैं ना, लोग पता है ना आपको क्या हो, जैसे हम लिखते हैं ना लोग x, तो लोग में ये क्या चीज होती है, ये तो x तो होती है संख्या, ठीक है, और ये जो e लिखा है ना मैंने, इसे कहा जाता है लोग का आधार कहा जाता है। तो ये लोग की प्रॉपर्टी हो जाती है, ये भी एक फंक्शन होता है। इसके कुछ 1-2 सूत्र है वो मैं इस वीडियो में आपको फटाफट लिखा देता हूं। जैसे आपको कहा जाए कि लोग m × n का सूत्र बताओ, तो याद रखना लोग m + लोग n लिख देना, m n कोई संख्या होगी, ठीक है। नंबर 2 सूत्र,
अगर आपको कह दिया जाए log m बट्टे n का सूत्र बताओ, तो log m बट्टे n का सूत्र होगा log m माइनस log n। ठीक है, मैंने ई आधार लिया है यहाँ पर। ठीक है, नंबर 3 बात, अगर आपको कह दे जैसे log x की पावर a, अब ई आधार है, x संख्या है, उसकी घात a है, तो log में एक सिस्टम होता है कि ये घात होती है वो आगे लिख सकते हो, घात जो होती है वो आगे गुणा में आ जाती है और गुणा से वापस ऊपर भी जा सकती है। नंबर 4 बात, ठीक है, log में ये चीज ध्यान रखना, log में अगर संख्या और घात, संख्या और आधार समान हो, जैसे ई आधार ई संख्या, या आपको कोई कह दे x आधार x संख्या, आपको कोई कह दे 2 आधार 2 संख्या, तो आपको कोई कह दे 10 आधार 10 संख्या। ठीक है, जब आधार संख्या समान होती है तो log की वैल्यू 1 होती है। ये बात भी आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी है कि संख्या और आधार समान होती है तो log का मान कितना होता है, 1 होता है, और log का आधार एक 10 आधार भी होता है log के अंदर। ठीक है, 5वां सूत्र, अगर मान लो आपको कोई कहे कि ये log का आधार x ई आधार है, x संख्या है, उसको 10 आधार में कन्वर्ट करो, log 10x लिखना है, ई को किस में बदल दिया, 10 में, तो आप याद रखना 2.303 से गुणा कर देना, एक दो जगह काम आएगी, ये चीज़ बहुत सिंपल है। ई आधार को 10 में चेंज करना है, ई की जगह 10 लाना है, x की जगह x पड़ा है, तो ई आधार को 10 में चेंज करना है, तो इसको लिख देना 2.303। एक प्रॉपर्टी ये भी याद रखना, जैसे आपको कोई कह दे कि log x बराबर y है, मान लो, मानना log x बराबर क्या है, y है, मान लिया, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्या, e की पावर y बराबर x, आप इसको लिख सकते हो। कैसे, e की पावर y बराबर x होगा, कैसे होगा, ये कंडीशन log की प्रॉपर्टी होती है, अगर ऐसी संख्या है तो आप इसको यहाँ पर यूज में ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, log x ई आधार है, x संख्या है, और बराबर में उत्तर कितना आ रहा है, y आ रहा है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, e की घात y बराबर x, आप इसको लिख सकते हो। ये log से संबंधित कुछ एक दो चीज़ें आपके सामने मैंने रखी हैं, तो और मेरे हिसाब से log की कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, log में जो संख्या होती है वो घात होती है वो आगे आती है, लगभग मैन जो सूत्र है log के वो भी मैंने आपको यहाँ नोट करा दिए हैं, 6-7 ही सूत्र हैं, ज़्यादा इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और कुछ एक दो वैल्यूज़ है log की, वो भी आप लोग तैयार कर लेना। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से 5वें वीडियो में मैंने आप लोगों को लगभग गणितीय सूत्र वगैरह सारे जो मेन प्रॉपर्टी है जो 11वीं क्लास के अंदर भी आती है और अपने को 12वीं क्लास में जगह जगह यूज में लेनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर नोट करवा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। नोट कर लेना बेटा, साथ साथ नेक्स्ट वीडियो जो अगला वीडियो होगा, यानी अपना जो 5 नंबर जो होगा, पार्ट 5 जो अपना कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो अपना 6ठा पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा, 6ठा पार्ट होगा, और उस 6ठे पार्ट के अंदर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कल की क्लास के अंदर हम अपनी फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल ये जो 5 वीडियो वो मैंने बेसिक बनाए हैं, इसको मैं पहले चैप्टर में ही ऐड कर दूंगा ये 5 वीडियो, लेकिन आप इनको बेसिक समझना और कल की क्लास से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा कल क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।